ये कहानी है रामलाल की। रामलाल गोलगप्पे बेचता है, लेकिन ऐसे वैसे नहीं, गर्मा गर्म गोलगप्पे। आपने तो गोलगप्पे खाए ही होंगे, लेकिन वो गर्मा गर्म तो नहीं होते। लेकिन रामलाल के गोलगप्पे गर्मा गर्म भी होते हैं और इतने टेस्टी भी होते हैं कि लोगों का पेट तो भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। अरे भाई, तुम लोग कोई जादू वादू करते हो क्या अपने गोलगप्पे में? अरे भाई, इतना ज्यादा स्वाद होता है कि हम क्या कहें। ये तो सही बात कही भाई आपने। रामलाल की ये गर्मा गर्म गोलगप्पे, आ हा हाय 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 हाय, क्या कहूँ। अरे मुंह में तो ऐसे घुल जाते हैं जैसे हवा मिठाई। और इस गोलगप्पे का पानी, ओहो माँ कसम, क्या लजीज होता है भाई। मैं तो 2-3 कटोरे वैसे ही पी जाता हूँ। रामलाल के काम में उसकी पत्नी सुनीता मदद किया करती थी। सुनीता गर्मा गर्म गोलगप्पे तेल में डालकर उसे तलती, फिर रामलाल उसमें मसाले और पानी भरकर लोगों को खिलाया करता था। उसकी 7 साल की एक बेटी गीता भी थी। रामलाल उसे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाता था। वो भी कभी कभी अपने पापा का हाथ बटाती। अरे गीता, तू भी ना हमेशा एक ही बात की जिद करती है। अरे अम्मा को छानने दे गोलगप्पे, तू अभी छोटी है ना, तेल छलक कर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा तो। अरे नहीं आएगा पिताजी, मैं संभाल कर करूँगी ना, मुझे करने दो, मुझे सीखने दो ना। गीता की जिद पर रामलाल ने उसे गर्मा गर्म गोलगप्पे तलने दे दिए। जब वो गोलगप्पे निकाल रही थी, तभी उसके स्कूल की कुछ लड़कियां भी वहीं उसी दुकान पर आ गईं। वे सभी अमीर घरों की लड़कियां थीं। रश्मि, प्रिया, कीर्तिका, देख, मैंने कहा था ना कि ये गोलगप्पे बेचा करती है। कितनी बार तुझे मना किया कि इससे दूर रहे, लेकिन तुम लोग नहीं मानी। देख, हमारा स्टैंडर्ड और इसका स्टैंडर्ड। सच में यार, ये तो गोलगप्पे वाली निकली। पता नहीं इसे हमारे स्कूल में कैसे एडमिशन मिल गया। गीता ने उन लड़कियों की बातें सुन ली, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। उसे अपने माता पिता की मेहनत पर गर्व था, लेकिन ये घटना यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन स्कूल में गीता क्लास में थी, जब नताशा ने ऊंची आवाज में कहा, अरे टीचर, इसी क्लास में क्यों रख रहे हो? ये तो स्ट्रीट फूड बेचने वालों की बेटी है। क्या मैम, अब हम लोग इन छोटे लोगों के साथ पढ़ेंगे, इनके साथ बैठेंगे? ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। टीचर भी चुप रहती है, क्योंकि वो लड़कियां शहर के बहुत अमीर लोगों की बेटियां थीं। लेकिन गीता का दिल टूट जाता है। उसी दिन की बात है, गीता चुपचाप घर में उदास बैठी थी। रामलाल उसे इस तरह बैठे देखता है तो उससे कहता है, क्या हुआ गीता, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो ये पूछ ही रहा होता है कि तभी सुनीता भी पीछे से आ जाती है और रामलाल से कहती है, मैं तो पूछ पूछ कर थक गई इससे, पता नहीं क्या हुआ है इसे। जब से स्कूल से आई है इसी तरह खामोश है। वे दोनों गीता से खामोशी का कारण पूछ ही रहे थे कि तभी गीता फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह रोता देखकर रामलाल और सुनीता दोनों बहुत घबरा गए। अरे क्या हो गया? तो इस तरह रो क्यों रही है? किसी ने स्कूल में कुछ कहा क्या? बेटा बोल ना, क्या हुआ, क्या बात है, हमें तो बता। अरे सब ठीक तो है ना? गीता कुछ देर खामोश रहती है और फिर रोते हुए अपने पिता से बोलती है, पापा, क्या गोलगप्पे बेचना गलत है? क्या ये कोई पाप है? बताइए पापा, बोलिए ना पापा। पापा, क्या गोलगप्पे बेचना इतना छोटा काम है कि लोग आपकी हंसी उड़ाएं, सब लोग आपको नीची नजरों से देखें? अपनी बेटी की बातों को सुनकर रामलाल सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर गीता उससे ऐसा क्यों पूछ रही है। सुनीता की हालत भी बिल्कुल रामलाल के जैसी थी। दोनों प्यार से गीता के सिर पर हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं, किसने तुमसे कहा कि गोलगप्पे बेचना गलत है? ये कोई पाप है?
बेटा, मेहनत का कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। याद रख, लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन असली ताकत हमारी मेहनत में होती है। गीता, एक बात और गांठ बांध ले, लोगों का काम तो कहना है, उनके कहने पर हमें नहीं रहना है। बस जीवन में कोई गलत काम नहीं करना है। अपने माता पिता की बातों को सुनकर गीता की आंखों में आत्मविश्वास झलकता है। वो खुद को साबित करने का फैसला करती है और वो कहते हैं ना कि ईश्वर सबको मौका देता है, बस नियत साफ होनी चाहिए। कुछ दिन बाद ही स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा होती है। बच्चों, ये विज्ञान प्रतियोगिता साधारण प्रतियोगिता नहीं है, ये बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता है। इस देश के स्कूल के बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं, तो ये समझो कि इसमें जो जीता उसे पूरा देश जानेगा, उसके हुनर का लोहा मानेगा। बस करना ये है कि इस प्रतियोगिता के लिए तुम्हें एकदम नायाब और एकदम अनोखी चीज बनानी है। टीचर की बातों को सुनकर सारे बच्चों में उत्साह जाग जाता है, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या अनोखा बनाए। यार नताशा, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, क्या बनाओ इस प्रतियोगिता के लिए? ओए, पागल है क्या जो कुछ बनाने में अपना दिमाग खर्चा करोगी? मतलब अरे मतलब ये कि कहीं से कुछ खरीद लेंगे और उसमें थोड़ा हेर फेर करके कह देंगे कि हमने बनाया है ये। यार तू तो कमाल है, मैं बेकार में ही परेशान हो रही थी। सुनना, जब तू जाएगी खरीदने के लिए तो मुझे भी बोलना, मैं भी चलूंगी। ओके डियर। गीता ने भी बहुत सोचा कि वो क्या बनाए। फिर उसके दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया। वो एक शानदार स्मार्ट गोलगप्पा मशीन बनाती है, जिससे गोलगप्पे बिना हाथ लगाए खुद ही भरकर निकलते हैं। उसने उसकी कई बार टेस्टिंग की और फाइनली उसने वो बना लिया। कुछ दिनों बाद विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन होता है। पूरे देश के बच्चों को दिल्ली बुलाया जाता है। वहाँ एक विशाल मैदान में सभी बच्चे इकट्ठा होते हैं। देश भर के स्कूल से आए बच्चों, स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स, आप सभी का इस विज्ञान प्रतियोगिता में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि एक एक करके आप अपने स्कूल के बच्चों के बनाए प्रोडक्ट्स हमें दिखाएं और उसके बारे में बताएं। सभी स्कूल से आए बच्चे एक एक करके अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। उन्हें जज करने वाले उनके मार्क्स लिखते जा रहे थे। गीता के स्कूल की जब बारी आती है तो नताशा और उसकी दोस्त भी अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, जिन्हें देखकर जज सब कुछ समझ जाते हैं। हालांकि वे उनसे कुछ नहीं कहते। फिर गीता की बारी आती है और जब वो अपना बनाया प्रोडक्ट दिखाती है तो जज समेत सारे स्कूल के बच्चे और टीचर्स दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। वाह, ये तो बहुत इनोवेटिव है। हमने आज तक ऐसी अनोखी चीज नहीं देखी है। वाह बेटी, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। अरे भला कोई ऐसा सोच भी सकता है कि स्मार्ट गोलगप्पे की मशीन बनाए, वो भी ऐसी मशीन कि गोलगप्पे को भरने के लिए किसी की जरूरत ही नहीं पड़े, बिना हाथ लगाए खुद ही भर कर निकल रहे हैं। प्रतियोगिता खत्म होती है। खत्म होने के बाद भी जिसे देखो वो गीता की मशीन की ही बातें कर रहा था। फाइनली इनाम का समय आता है और जैसा कि सबको लग रहा था कि गीता की मशीन को पहला इनाम मिलता है, वहाँ आए सभी लोग जोर से तालियां बजाते हैं, लेकिन नताशा उन सबको जलन से देखती है। ये गोलगप्पे वाली भी ना बड़ी चालू है, ऐसी कौन सी अनोखी चीज बना दी इसने? बकवास है ये, बकवास। गीता की मशीन की खबर पूरी मीडिया की हाईलाइट बन जाती है। पूरे देश में उसकी ही मशीन की चर्चा होती है। गीता की मशीन का वीडियो वायरल हो जाता है। रामलाल का स्टॉल तो पहले से ही मशहूर था, अब तो उसके स्टॉल पर ग्राहकों के साथ टीवी के पत्रकारों की भी भीड़ लगी रहती थी। जी हाँ, ये वही गर्मा गर्म पानी पूरी की दुकान है जिसे चलाने वाले रामलाल की बेटी ने कमाल कर दिया।
उसने एक ऐसी अनोखी मशीन बनाई है जिसकी चर्चा आज हर कोई कर रहा है। गीता का नाम प्रधानमंत्री जी के पास भी भेजा गया है। हमें गर्व है गीता पर। नताशा भी इन खबरों को टीवी पर देखती है। एक दिन की बात है, नताशा और उसकी दोस्त एक बार फिर से रामलाल की दुकान पर आती हैं और गीता, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें गोलगप्पे बेचने के कारण जज किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उनकी बातों को सुनकर गीता मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में आत्मसम्मान की चमक होती है। गीता को एक इनोवेशन अवार्ड मिलता है। रामलाल और सुनीता गर्व से उसकी तरफ देखते हैं। मुझे आज ये अवार्ड लेकर बहुत खुशी हो रही है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कोई काम छोटा नहीं होता। बस जो भी करिए ईमानदारी से करिए। मेरी बेटी कोई आम लड़की नहीं है, वो मेहनत और लगन की मिसाल है। पूरी भीड़ तालियां बजाती है। कैमरा गीता के चेहरे पर जूम करता है, जो अब एक प्रेरणा बन चुकी है। संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। गीता की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सपने देखता है और उन्हें सच करने की हिम्मत रखता है। उस दिन के बाद रघुनाथ घर पर आराम करता है और शिवा गांव के बाजार में पानी पूरी का ठेला लगाने लगता है। शुरू के कुछ दिनों तक तो उसका काम में मन नहीं लगता, मगर फिर धीरे धीरे ग्राहकों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर उसका काम में मन लगने लग जाता है। अरे शिवा, तुम तो अपने बापू से भी स्वादिष्ट पूरी बनाते हो भाई। अरे रहने दो, क्यों झूठी तारीफ करते हो? कहीं मेरी झूठी तारीफ करने के लिए मेरे सियाने बापू से रिश्वत तो नहीं खाई है? अरे ना ना भाई, तुम्हारी पानी पूरियाँ सच में बहुत स्वादिष्ट है। मेरा भरोसा ना हो तो किसी से भी पूछ लो भाई। गरीब फायर पानीपुरी वाला। खुशालपुर गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो गांव के बाजार में पानीपुरी का ठेला लगाता था और रंग बिरंगा पानी बनाता था, और उसकी पानीपुरी लोगों को खूब पसंद आती थी। वाह वाह रघुनाथ चाचा, तुम्हारी पानी पूरी खाकर तो तबीयत हरी हो जाती है। ऐसे पानी पूरियाँ कैसे बना लेते हो? मेरे बाप दादा ने यही किस्में सिखाया है। दादा ने 4 का पहाड़ा पढ़ा तो बाप ने 8 का, और अब मैं 16 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ। ये सुनकर ग्राहक हंसने लगते हैं और रघुनाथ पर ताना मारते हुए कहते हैं, मगर तुम्हारा बेटा तो कोई और ही पहाड़ा पढ़ रहा है चाचा। वो तो दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा काम आगे बढ़ा पाएगा। उस नालायक का नाम मत लो। कमबख्त झोपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब देखता रहता है। रघुनाथ का बेटा शिवा बाप के पानीपुरी के काम को बहुत छोटा काम समझता था और इसीलिए शहर में जाकर कोई बड़ा काम करने की बात सोचता रहता। मेरा सपना तो बहुत अमीर बनने का है, इसलिए छोटा मोटा काम तो मैं नहीं कर सकता। अबे अमीर ऐसे थोड़ी बना जाता है, उसके लिए तो कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। अबे वही तो करने की सोच रहा हूँ। शहर जाकर कोई बड़ा होटल या रेस्टोरेंट खोलूंगा, या फिर कपड़े का कोई बड़ा सा शोरूम चलाऊंगा। ये सुनकर उसका दोस्त सूरज कहता है, अबे क्यों फालतू की फेंकता है? जैसे तेरा बाप ठेला लगाता है वैसे तू भी ठेला ही लगाएगा। इससे ज्यादा तू कुछ कर ले तो मैं अपनी मूछें मुड़वा लूं। सूरज की बात सुनकर शिवा कुछ कर दिखाने के लिए बेचैन हो उठता है और एक दिन रघुनाथ से कहता है, बापू मुझे सेठ बनना है। सेठ? तो बन जाना सेठ। मैंने क्या तुझे सेठ बनने से रोक रखा है? सेठ बनने के लिए व्यापार करना पड़ेगा, और व्यापार करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारे घर और जमीन पर लोन लेना चाहता हूँ। ये सुनकर रघुनाथ को शिवा की मूर्खता पर बड़ा अचरज होता है और साथ ही उसे शिवा पर बहुत गुस्सा आता है, मगर फिर भी वो बुद्धि से काम लेते हुए शिवा को समझाता है। वाह बेटा वाह, तू तो बड़ा होनहार निकला। खुद को सेठ बनाने के चक्कर में बाप को कंगाल करना चाहता है। अगर तेरा धंधा नहीं चला तो? क्यों नहीं चलेगा बापू, देखना एरोप्लेन की स्पीड से ऊपर जाऊंगा मैं। ना ना ना, पहले मुझे यकीन दिला, फिर चाहे जो करना। भले घर और जमीन पर लोन लेने की बजाय उन्हें बेच ही देना। ये सुनकर शिवा कुछ कर गुजरने के लिए व्याकुल हो उठता है
और अपना सीना तान कर कहता है, तो ठीक है बापू, मैं पहले तुम्हें यकीन दिलाऊंगा। बताओ मुझे क्या करके दिखाना होगा। कुछ खास नहीं बेटा, बस 6 महीने मेरा पानी पूरी का ठेला चलाकर दिखाना होगा। अगर तू इसे ठीक से चला पाया तो समझ ले फिर तुझे सेठ बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे मंजूर है बापू। उस दिन के बाद रघुनाथ घर पर आराम करता है और शिवा गांव के बाजार में पानीपुरी का ठेला लगाने लगता है। शुरू शुरू के कुछ दिनों तक तो उसका काम में मन नहीं लगता, मगर फिर धीरे धीरे ग्राहकों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर उसका काम में मन लगने लग जाता है। अरे शिवा, तुम तो अपने बापू से भी स्वादिष्ट पूरी बनाते हो भाई। अरे रहने दो, क्यों झूठी तारीफ करते हो? कहीं मेरी झूठी तारीफ करने के लिए मेरे सियाने बापू से रिश्वत तो नहीं खाई है? अरे ना ना भाई, तुम्हारी पानी पूरियाँ सच में बहुत स्वादिष्ट है। मेरा भरोसा ना हो तो किसी से भी पूछ लो भाई। धीरे धीरे शिवा पानीपुरी के काम में गहरी रुचि लेने लग जाता है और एक दिन मन ही मन सोचता है, हाँ, अब तो मैं बापू से शर्त जीत जाऊंगा, क्योंकि मेरा पानीपुरी का ठेला पहले से कुछ अच्छा चलने लगा है। यही सोचकर शिवा अपनी पानीपुरी के ठेले पर और अधिक ध्यान देने लगता है। उसकी बनाई पानीपुरियां लोगों को खूब पसंद आने लगती है और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगती है और इसीलिए वो बहुत खुश होता है। एक रात वो सो रहा होता है कि तभी उसके दादाजी उसके सपने में आते हैं। दद्दू, ठेले पर पानीपुरी बेचने से मुझे बहुत शर्म आती है। चुप कर घन चक्कर, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम ही होता है। अपने बाप से फायर पानीपुरियां बनाना सीख और लोगों को खिला, फिर देखना सेठ हो जाएगा सेठ। सेठ ये कहकर शिवा के दादाजी अदृश्य हो जाते हैं और अगले दिन शिवा अपने दिवंगत दादाजी का आदेश याद करते हुए सोचता है, दादाजी का कहना बिल्कुल सही है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब तो मैं अपनी ठेले की कमाई से ही बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा और सेठ बनकर दिखाऊंगा सेठ। हाँ, यही सोचकर शिवा अपने पिताजी से फायर पानीपुरियां बनाने की विधि सीखता है और फिर एकाएक उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। फायर पानीपुरी बनाने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, मगर फायर पानीपुरी पिज्जा बनाने वाले पूरे गांव में मैं अकेला ही होऊंगा, इसलिए कल से मैं पानीपुरी पिज्जा ही बेचूंगा। फिर क्या था, अगले ही दिन शिवा अपनी ठेली को सजा धजाकर फायर पानीपुरियां पिज्जा बेचने लगता है और वो अपने ठेले के पास एक बोर्ड भी लगा लेता है, शिवा का स्पेशल चाय पानीपुरी पिज्जा, दद्दू की 100 साल पुरानी रेसिपी। आओ आओ, शिवा का पानीपुरी पिज्जा खाओ और इनाम जीतकर घर जाओ। अरे वाह, फायर पानीपुरी पिज्जा और ऊपर से इनाम भी। हाँ हाँ, इनाम भी मिलेगा। 1 दर्जन फायर पानीपुरी पिज्जा खाने वाले को 500 रुपए का नगद इनाम मिलेगा। शिवा का फायर पानीपुरी पिज्जा चल निकलता है। लोग उसका फायर पानीपुरी पिज्जा खाने के लिए उसके ठेले के आसपास मंडराने लगते हैं। अरे वाह वाह, तुम्हारा फायर पानीपुरी पिज्जा तो बहुत मजेदार है भाई, पूरे 12 खा गया हूँ। अभी 500 रुपए का नोट निकालो। अरे क्यों नहीं, ये लो अपना इनाम। धीरे धीरे अपने फायर पानीपुरी पिज्जा से शिवा की अच्छी खासी कमाई होने लगती है और ये देखकर रघुनाथ बहुत खुश होता है और शिवा से कहता है, बेटा शिवा, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम कोई भी धंधा अच्छे से कर सकते हो, इसलिए अब तुम मेरे घर और जमीन पर कर्ज लेकर शहर जा सकते हो। ये सुनकर शिवा कहता है, पर अब मुझे कर्ज लेकर काम करने की जरूरत नहीं है बापू, अब तो मैं अपने ही कमाई से कोई भी धंधा कर सकता हूँ। पर ये काम तो बहुत छोटा है बेटा, क्या ये करने में तुम्हें शर्म महसूस नहीं हो रही? बापू, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी काम करो मन लगाकर करो, ऐसा मैं अब समझ गया हूँ। मेरे दद्दू ने समझा दिया है बापू। ये सुनकर रघुनाथ फूला नहीं समाता और उस दिन के बाद दोनों बाप बेटे मिलकर फायर पानीपुरी पिज्जा बेचने लगते हैं और कुछ ही दिनों में शिवा अपनी मेहनत की कमाई से शहर में एक शानदार रेस्टोरेंट खोलता है। उसका शानदार रेस्टोरेंट देखकर उसके दोस्त उसकी बुद्धि का लोहा मानने पर मजबूर हो जाते हैं और वो सूरज से कहते हैं, क्यों बे सूरज, अब मुड़ा ले अपनी मूछे। हाँ, कमबख्त, तू तो कहता था कि मैं जीवन भर अपने बाप की तरह ठेले ही लगाता रहूंगा, अब देखो मैंने कितना शानदार रेस्टोरेंट बना लिया है। ये सुनकर सूरज का सिर शर्म से झुक जाता है और वो शिवा से क्षमा मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना दोस्त, आज मुझे यकीन हो गया है कि यदि आदमी मेहनत करे
तो तेरी तरह रंग से राजा बन सकता है। ये सुनकर शिवा बहुत प्रसन्न होता है और उस दिन के बाद शिवा को सफलता का असली मंत्र मिल जाता है। फिर तो वो जीवन में निरंतर तरक्की करता जाता है। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।